ओके स्टार्ट शुरू सर। करें। ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट ज्योमेट्री और टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, उसका सब टॉपिक है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति का उपयोजन, अर्थात एक्सरसाइज 6.1। बच्चों 6.1 में टोटल 6 सवाल है। अब तक 4 सवाल आप लोग कर चुके हो, आपको बताया जा चुका है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग घर पे प्रैक्टिस किए होंगे, क्योंकि बच्चों प्रैक्टिस ही मैन को परफेक्ट बनाता है। ओके, स्टूडेंट्स को परफेक्ट बनाने वाला प्रैक्टिस ही होता है। तो प्लीज कृपया करके आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको सवाल आसानी से समझ में नहीं आएगा, आगे के सवाल भी समझ में नहीं आएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 में त्रिकोणमिति का उपयोजन करते हैं। प्रश्न नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर 5 जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 5, मैं पढ़ने जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ में ध्यान से पढ़िए। देखिए पहला जो प्रश्न नंबर 5 है, क्या लिखा हुआ है? आंधी के कारण किसी पेड़ का सिरा टूटकर जमीन से 60 अंश माप का कोण बनाता है। पेड़ का जमीन पर टिका हुआ सिरा तथा पेड़ के तने के बीच की दूरी 20 मीटर हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। बच्चों जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई थी, मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल सा। और ये भी देखिए सवाल जो भी है प्रश्न नंबर 5, ये भी अक्सर बोर्ड एग्जाम में देखे गए हैं और ये 3 से 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं। ओके, तो आप लोग प्लीज ध्यान से इसे सुनेंगे और देखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को बच्चों। आंधी के कारण किसी पेड़ का सिरा टूटकर जमीन से 60 अंश माप का कोण बनाता है। पेड़ का जमीन पर टिका हुआ सिरा, उस पेड़ के तने के बीच की दूरी ओके 20 मीटर हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए बच्चों, मैंने प्रश्न 2 बार पढ़ा। अब ये जो शाब्दिक सवाल है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल बच्चों। ये तब हो जाता है जब हम इसे चित्र में बदल देते हैं। ओके, जब हम चित्र में बदल देंगे तो सवाल हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलो इसे हम लोग चित्र में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए ये इसका लॉजिक क्या है, सिंपल सा लॉजिक है ये प्रश्न। आप ध्यान से देखोगे कि एक पेड़ है, बराबर है, और आंधी आती है और पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है कहीं से टूटकर कुछ हिस्सा जमीन पर आके टिक जाता है। और जो हिस्सा जमीन पर टिकता है तो जमीन से और उस हिस्से से 60 अंश माप का कोण बन जाता है। ठीक है, और जो हिस्सा जो जमीन पर टिका है टूट के आके, तो वो हिस्सा और पेड़ के तने के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो बच्चों हमें पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात करनी। ठीक है, तो चलो हम लोग इसे पहले चित्र में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारा सवाल बहुत ही आसान हो जाए। देखिए सबसे पहले मैं एक पेड़ बनाता हूं बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। सपोज ये पेड़ है बच्चों। अब पेड़ का नाम लिख देता हूं मैं। ये पेड़ है जिसका नाम मैंने लिख दिया एबी। एबी ये पेड़ है, ठीक है। और आंधी आती है, तो ऐसे मैं मानता हूं कि आंधी आती है तो ये जो बिंदु सी है, यहां से पेड़ का ये हिस्सा टूट के नीचे गिर जाता है, ऐसे ऐसे आके जमीन पर टिक जाता है। ये पूरा हिस्सा गिर नहीं जाता है जमीन पर, ये यहां से बिंदु सी से टूटकर ओके जमीन पर आके टिक जाता है। तो देखिए ऐसे चित्र बना देता हूं मैं इस तरह से, और ये इस तरह से आके यहाँ पे जमीन पर टिक जाता है। देखिए, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं टी। बच्चों ये जो पेड़ का हिस्सा, ये पेड़ था जो जमीन पर लंबवत खड़ा था। आंधी आती है और आंधी के कारण ये जो पेड़ ए बी है, बिंदु सी से टूटकर ये वाला हिस्सा है, इतना हिस्सा टूटकर ऐसे जमीन पर टिक जाता है। जमीन और ये जो टूटा हुआ टुकड़ा है ओके, उन दोनों के बीच में एक कोण बनता है। कोण को हम लोग थीटा से दर्शाते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ओके, और कोण का माप दिया है 60 अंश।
और ये जो टुकड़ा, ये जो टूटा हुआ हिस्सा जमीन पर टिकता है बच्चों, तो यहां से और पेड़ के तने के बीच की दूरी दी गई है 20 मीटर। तो हमें टोटल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। फिर से एक बार समझा देता हूं। ये AB पेड़ है जो जमीन पर लंबवत खड़ा है। आंधी के कारण ये जो पेड़ AB है वो बिंदु C से टूटकर ऐसे जमीन पर आके टिक जाता है। तो जो हिस्सा जमीन पर टिकता है और जमीन, उन दोनों के बीच में देखिए कोना बन रहा है, जिसे हम कोण कहते हैं और जिसे हम थीटा से दर्शाते हैं, और उसका माप 60 अंश सवाल में लिखा हुआ है। 60 अंश सवाल में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब ये जो टुकड़ा, ये जो पेड़ का हिस्सा जमीन पर टिका है, वो और पेड़ के तने के बीच की दूरी 20 मीटर है। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये हमारा प्रश्न है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी बच्चों? टोटल AB होगी, और AB के दो हिस्से हैं देखिए, एक तो AC है और एक BC है। तो AB, हमें AB ज्ञात करना है तो हमें AC भी निकालना होगा और BC भी निकालना होगा। और आप जानते हैं कि यही जो हिस्सा AC है, यही टूटकर यहाँ पे जमीन पर आके टिका है, अर्थात जो AC है वही BC भी है। मतलब AC बराबर होगा CD के, क्योंकि यही चीज है वो यहाँ पे आके ऐसे टूट के आके जमीन पर टिक गया है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम लोग लिख के दिखा भी सकते हैं सोल्यूशन में। हमारा सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बच्चों। ओके, तो कभी कभी कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या इसे हमें लिखना जरूरी भी है? तो ठीक है, लिखते हैं इसको, क्योंकि जहां जरूरी है वो चीज लिखा जाना जरूरी है एग्जाम में, जिससे हमारा एक भी मार्क्स या आधा मार्क्स भी ना कटे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि माना AB आंधी के पहले पेड़ की ऊंचाई है। ठीक है बच्चों, माना जो AB है, आंधी के पहले पेड़ की ऊंचाई है। ठीक है, अब देखिए बिंदु C से वो पेड़, बिंदु C से AB जो पेड़ की ऊंचाई है, बिंदु C से टूटकर जमीन पर आके गिरता है। यहां पे हम लिखेंगे आंधी के कारण वह पेड़ बिंदु C से टूटकर जमीन पर टिक जाता है। ठीक है बच्चों, ये सब हम आसानी से लिख सकते हैं, टिक जाता है। अब देखिए बच्चों, AC जो पेड़ का हिस्सा है वही CD भी है, अर्थात AC जो होगी वो CD के बराबर होगी। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि AC बराबर होगा CD के, रेख AC बराबर होगा रेख CD के। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज CBD में कोण भी 90 अंश है, इसलिए समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, और इसमें जो कोण D है जिसका माप 60 दिया है, भुजा BD का मान 20 मीटर दिया हुआ है। हमें BC भी चाहिए, हमें CD भी चाहिए, क्योंकि CD बराबर है AC के। अगर हमें CD प्राप्त हो जाता है तो हम AC की जगह पे भी CD का मान वही लिखेंगे, क्योंकि AC जो पेड़ का हिस्सा है जो टूट कर CD के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हमें CB भी चाहिए और CD भी चाहिए। तो हम लोग ये त्रिभुज लेंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चों कि त्रिभुज CBD में ओके, कोण B बराबर है 90 अंश, कोण D बराबर है 60 अंश, और BD की लंबाई, रेख BD की लंबाई दी है 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमें स्टार्टिंग में या तो आप CD निकालिए या तो आप BC निकालिए। ओके, अगर आप BC पहले निकालना चाहते हैं तो देखिए BC कोण D की सम्मुख भुजा है, रेख BC कोण D की सम्मुख भुजा है। ओके, संलग्न भुजा का मान हमें दिया है
संलग्न भुजा का मान हमें दिया हुआ है बच्चों, तो सम्मुख हमें ज्ञात करना है, संलग्न दिया है, तो सम्मुख भुजा बटे संलग्न, ये tan का फार्मूला है। ओके, कभी कभी बच्चे ये भी पूछते कि सर हम tan थीटा ही क्यों लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आप cot थीटा भी लगा सकते हो। ओके, या आपको, क्योंकि cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, ठीक है। cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है, और tan क्या होता है, cot का उल्टा होता है, तो हम उल्टा क्यों यूज करें, हम सीधा क्यों ना यूज करें। या दूसरा, आप अगर मान लो CD पहले निकालना चाहते हो, तो देखिए संलग्न भुजा दी गई है, ठीक है, और हमें कर्ण का मान चाहिए, क्योंकि त्रिभुज CBD एक समकोण त्रिभुज और 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो संलग्न दी है, कर्ण निकालनी है, तो सम्मुख और संलग्न बटे कर्ण, ये cos थीटा का फार्मूला है, तो हम cos थीटा का यूज करके हम ये हाइपोटेन्यूस जिसे हम कर्ण कहते हैं, इसका मान भी निकाल सकते हैं। तो चलो हम चाहिए तो cos थीटा यूज कर लेते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, मान लो मैं पहले CD निकालना चाहता हूं, तो यहां पे मैं यूज करूंगा cos थीटा। cos थीटा बराबर, अब cos थीटा का क्या फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, आपको पता ही होगा, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा का मान है, नाम है BD और कर्ण है CD। ओके, परिभाषा के अनुसार। ओके, ये परिभाषा है त्रिकोणमितीय अनुपात का। अब हम चलो वैल्यू रखते हैं बच्चों, cos थीटा, थीटा की जगह पे 60 दिया है, हमने 60 अंश लिख दिया, BD का मान 20 दिया है, हमने 20 लिख दिया, और CD का मान हमें नहीं पता है, हमने CD को एज इट इज रहने दिया प्यारे बच्चों। अब देखिए cos 60 का मान क्या होता है बच्चों, आपको मैंने बताया था कि आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल है जो पेज नंबर 127 पे है, वहां पे सारे ट्रिग्नोमेट्री अनुपात के मान दिए हैं, लेकिन वो आपको याद रखनी है। तो cos 60 का मान आपको मैं बता रहा हूं कि ये होता है 1/2। ओके, cos 60 की जगह पे मैंने 1/2 लिख दिया, बराबर की जगह बराबर, 20 की जगह 20 बटे CD का मान हमें नहीं पता, इसलिए CD को एज इट इज रहने दिए। अब बच्चों हम लोग तिरिया गुणा करेंगे, देखिए तिरिया गुणा करेंगे, CD का गुणा 1 में करेंगे, CD गुणे 1 बराबर 20 गुणे 2, ठीक है। तो CD एकम CD हो जाएगा और 20 गुना हो जाएगा आपका 40। तो देखिए हमें CD का मान प्राप्त हो गया 40, CD का मान हमें प्राप्त हो गया 40 मीटर, ठीक है बच्चों। और CD बराबर है किसके, AC के, तो ये भी हो जाएगा 40 मीटर, क्योंकि यहां हमने लिखा हुआ है पहले से कि AC और CD दोनों बराबर हैं। ओके, क्योंकि AB पेड़ की ऊंचाई है और वो पेड़ बिंदु C से टूटकर CD में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो हमें CD का मान हमें प्राप्त हो गया। अब बच्चों हमें AB का मान ज्ञात करने के लिए CB भी चाहिए या BC, अगर ये भी हमें प्राप्त हो जाता है तो हम इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो हमें AB प्राप्त हो जाएगा, और ये भी पेड़ की ऊंचाई है। अब देखिए हमारे पास अगर थीटा देखे, कोण थीटा, जिसका जो कोण D है, जिसको कोण D का माप थीटा है, जिसका माप 60 अंश है, यहाँ पे देखिए इस कोण का संलग्न भुजा और कर्ण दोनों दिया गया है, मिला है, हमें प्राप्त हो गया है। अब हमें इस कोण की सम्मुख भुजा चाहिए, तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने कहा कि यहाँ पे आप tan भी यूज कर सकते हो, cot भी यूज कर सकते हो, अब तो आप sin भी यूज कर सकते हो, sin, क्योंकि sin का फार्मूला होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो चलो अगर आप sin हम यूज करना चाहें तो हम sin यूज कर लेते हैं। देखिए sin थीटा बराबर बच्चों, sin थीटा का फार्मूला है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो sin थीटा बराबर सम्मुख भुजा है BC और कर्ण का नाम है CD, और ये भी आप लिख सकते हो परिभाषा के अनुसार, कारण परिभाषा के अनुसार, ठीक है बच्चों। अब थीटा की जगह पे या जो भी वैल्यू हमें प्राप्त है हम वो रख देते हैं, sin थीटा की जगह पे हम 60 लिख देंगे, BC का मान हमें नहीं पता, BC को BC रहने देंगे, और CD का मान हमें प्राप्त है 40, हमने 40 लिख दिया। ओके, अब देखिए बच्चों, सारणी में आपको बताई गई है कि sin 60 का वैल्यू क्या दिया है, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू BC बटे 40। यहां पे भी हम क्रिया गुणा करेंगे बच्चों, या ऐसे करिए कि 40 यहां भाग है, यहां आके गुणा हो जाए, तो देखिए ऐसा भी कर सकते हैं। तो करनी में 3/2 जैसा था वैसे लिख दिया,
40 देखिए दाहिने तरफ भाग था, यहाँ आके गुणा हो गया, वहां अकेला बचा BC। अब आप 2 से 40 को ऐसे कट कर सकते हो, 2 दूना 4 और एक शून्य बच गया, तो आपके पास बचा 20 करनी में 3, 20 करनी में 3 बराबर BC। देखिए ये संख्या करने के बाहर है, ये करने के अंदर है, इसलिए इनका आपस में गुणनफल नहीं हो सकता, इसलिए 20 करनी में 3 ऐसे लिख के छोड़ेंगे, तो BC का मान हमें प्राप्त हो गया 20 करनी में 3। अब देखिए बच्चों, हमें 20 करनी में 3 BC का मान भी मिल गया, 20 करनी में 3 मीटर। ओके, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया BC बराबर 20 करनी में 3 मीटर। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया था कि AB क्या है, ये पेड़ की ऊंचाई है और हमें पेड़ की ऊंचाई चाहिए, तो AB के 2 पार्ट हैं, ओके, हो गए हैं AC और CD। तो हमें AB का मान ज्ञात करना है, जो पेड़ की ऊंचाई है, ओके, तो AB बराबर हम लिखेंगे AC प्लस BC। ठीक है, क्यों बच्चों? क्योंकि A डैश C डैश B ये एक ही रेखा पर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए AB बराबर AC का मान हमें प्राप्त हुआ है 40 और BC का अभी अभी मान मिला है 20 करनी में 3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये करनी में 40 है और ये 40 है और ये 20 करनी में 3 है। ओके, तो ये दोनों संख्याएं जुड़ नहीं सकती क्योंकि ये सजाती नहीं है, सिमिलर टर्म्स नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 40 प्लस 20 करनी में 3 मीटर। तो इस प्रकार पेड़ की ऊंचाई हमें प्राप्त हो गई 40 प्लस 20√3 मीटर। ध्यान से पूरे प्रश्न के सॉल्यूशन को देख लीजिए बच्चों। ये प्रश्न देखिए और इससे संबंधित ये आकृति है जो मैंने बनाई है। आकृति क्या, हमारा प्रश्न क्या था, सिंपल सा फास्ट में बता देता हूं कि एक पेड़ था जो जमीन पर लंबवत खड़ा था। ओके, पेड़ की पूरी ऊंचाई को या लंबाई को मैंने AB माना। पेड़ बिंदु C, ये पेड़ का जो है वो बिंदु C से टूट कर जमीन पर ये टिक जाता है और जमीन और उस टूटे हुए सिरे के बीच में 60 अंश का कोण बनता है और वो जो सिरा है टूटा हुआ जो जमीन पर आ टिका है वो और तने दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर है। ये हमने चित्र में इसे कन्वर्ट कर दिया। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए AC और BC निकालनी थी। AC बच्चों बराबर है CD के, अगर हमें CD का मान प्राप्त हो जाएगा तो वही AC का मान भी होगा। तो देखिए मैंने यहाँ सब वही जो भी मैंने कहा वो लिखा और फिर मैंने क्या किया, इस त्रिभुज CBD में मैंने सारी जानकारी जो दी गई थी वो लिखा। फिर देखिए मैंने यहाँ पे cos थीटा का यूज किया। अब मैंने यहाँ पे cos थीटा का इसलिए यूज किया बच्चों, मैंने आपको कहा कि कई बच्चे बार बार पूछते कि आप tan ही क्यों यूज किया जाता है, तो आप इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा का यूज इसलिए किया क्योंकि संलग्न भुजा दी गई थी, ओके, और हमें कर्ण का मान ज्ञात करना था। ओके, तो संलग्न बटे कर्ण cos थीटा बराबर BD बटे CD। ओके, cos थीटा की जगह पे 60 लिख दिया, 20/CD, क्योंकि BD का मान 20 दिया हुआ था बच्चों। अब cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है सारणी के अनुसार, बराबर 20 बटे CD। फिर यह गुणा किया गया बच्चों, CD का गुणा 1 में करेंगे तो CD एक टर्म CD और 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 गुना 40। ठीक है, तो इस तरह से CD का मान हमें प्राप्त हो गया 40 मीटर। तो यहाँ पे हमने देखिए चित्र में CD की जगह पे 40 मीटर लिख दिया। अब इस समकोण त्रिभुज CBD में हमें संलग्न इस कोण D की संलग्न भुजा और कर्ण का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें इस कोण D की सम्मुख भुजा ज्ञात करनी थी। ओके, तो मैंने सम्मुख बटे कर्ण, हमारे पास कर्ण का मान है इसलिए मैंने साइन का यूज किया कि साइन थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा मतलब BC बटे कर्ण अर्थात CD। ओके, परिभाषा के अनुसार थीटा की जगह पे देखिए थीटा का वैल्यू रख दिया बच्चों। BC का मान हमें नहीं प्राप्त था इसलिए BC को ऐसे रहने दिया। CD का मान अभी अभी हमें 40 प्राप्त हुआ था, हमने 40 लिखा। ओके, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, करनी में 3/2 बराबर BC बटे 40। अब 40 यहाँ भाग था, हमें BC का मान चाहिए था इसलिए 40 राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाया तो गुणा हो गया और 2 से 40 को कट कर दिया गया। ओके, 20 गुना 40 और 20 करनी में 3, ये आंसर हो गया। BC का मान 20 करनी में 3 मीटर। तो हमें BC का भी मान प्राप्त हो गया। जैसा चित्र में मैंने बताया कि AB पूरे पेड़ की ऊंचाई है और इसके 2 पार्ट हो गए थे इसलिए दोनों को हमने प्लस कर दिया। ओके, AB बराबर AC प्लस BC।
और दोनों का मान रख के हमने जोड़ दिया तो आया 40 + 20√3 मीटर। ओके, अब बच्चों हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रश्न संग्रह का आखिरी प्रश्न है या इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 को ध्यान से देखिए। मैं पढ़ता हूं। देखिए क्या है बच्चों, एक पतंग उड़ते समय जमीन से 60 मीटर की लंब ऊंचाई तक पहुंचती है। बहुत ही सिंपल बच्चों, ध्यान से देखिए। एक पतंग आप सभी लोगों ने लगभग उड़ाई होगी या तो देखी होगी उड़ते समय या उड़ाते समय। तो एक पतंग उड़ते समय जमीन से 60 मीटर की लंब ऊंचाई तक पहुंचती है। पतंग के धागे का एक सिरा जमीन पर बांधने ओके पर जमीन तथा धागे के बीच 60 अंश माप का कोण बनता है। धागा एकदम सीधा होगा, यह मानकर हम आगे चलते हैं। तो धागे की लंबाई ज्ञात करनी है और करनी में 3 का मान भी यहाँ पे दिया है 1.73। अभी प्रश्न नंबर 5 को हमने हल किया बच्चों, वहां पे भी करनी 3 था, लेकिन करनी में 3 का मान प्रश्न में नहीं दिया था। ठीक है, तो जब दिया रहे तो करनी में 3 का मान या करनी में 2 का मान दिया रहे तो उसका मान रखना होगा अंत में। ओके, और जैसे पांचवें सवाल में करनी में 3 का मान नहीं दिया था तो हमने करनी में 3 का मान नहीं लिखा। ओके, लेकिन जब दिया रहे तो कंफर्म आप करनी में 3 का मान रखकर आप मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे मार्क्स कर सकता है अगर आप करनी में 3 का मान नहीं रखते हैं तो। ओके, तो देखिए अभी क्या प्रश्न हमने देखा बच्चों की, एक पतंग उड़ते समय जमीन से 60 मीटर की लंब ऊंचाई तक पहुंचती है। अब इसको भी हम बच्चों चित्र में कन्वर्ट करते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, जब हम इसे चित्र में कन्वर्ट करेंगे तो ठीक है। अब देखिए बच्चों, सपोज यहां पे एक बंदा है, हाँ, यहां से खड़ा होकर वो पतंग उड़ा रहा है। अब पतंग यहां पे है, सपोज बच्चों यहां से 60 मीटर की लंब ऊंचाई तक है। तो चलो हम इसको चित्र में कन्वर्ट करते हैं। ये बनाया बच्चों, और इस तरह से यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, यहाँ से पतंग को उड़ा रहा है और पतंग यहाँ पे 60 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। तो यहाँ पे जो बंदा खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा है, मैं उसके पोजीशन को ए लिखता हूं, ये बी और ये सी। यहाँ पे ये जो सी है, बिंदु सी है, यहाँ पे पतंग है। ओके, तो और वो जमीन से जो इसकी लंबवत ऊंचाई है वो 60 मीटर है, ऐसा सवाल में भी लिखा हुआ है। जमीन से लंबवत मतलब सीधी अगर वो मापे, यहाँ से कोई बंदा जो पतंग उड़ाया जा रहा है यहाँ से, ओके, और वो 60 मीटर लंबवत ऊंचाई मतलब जमीन से 60 मीटर ओके की लंब ऊंचाई तक पहुंचती है। यहाँ से लेके से जमीन से सीधा मापेंगे, लंब ऊंचाई मतलब सीधा स्ट्रेट। ओके, फिर क्या कहा जा रहा है कि पतंग के धागे का एक सिरा, तो एक सिरा तो पक्का है पतंग में बना हुआ रहता है, और दूसरा सिरा क्या कह रहा है, जमीन पर, ओके, जमीन पर बांधने पर। तो ये पतंग का दूसरा सिरा जो धागा है ऐसे यहां पे लाके जमीन पर बांध दिया गया। ठीक है, ये पतंग का जो सिरा है, तो एक सिरा धागे का तो पतंग में जुड़ा हुआ रहता है, आप जानते हैं, तभी तो हम पतंग पे कंट्रोल करते हैं। और जो दूसरा सिरा जो होता है वो हमने यहाँ पे उस बंदे ने क्या किया, जमीन पर कहीं पे बांध दिया उसमें। तो क्या लिख रहा है, तथा धागे के बीच बांधने पर जमीन, तथा ये जमीन है और ये धागा है, देखिए दोनों के बीच में एक कोना बन रहा है, मतलब कोण जिसे हम थीटा से दर्शाते हैं, उसका माप लिखा है 60 अंश। ओके बच्चों, तो हमें, और ये धागा सीधा होगा यह मानकर चलने पर हमें धागे की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए हमारा चित्र बनकर तैयार हो गया, बहुत ही सिंपल। एक बंदा है जो पोजीशन ए पे खड़ा है, बिंदु ए पर खड़ा होकर पतंग को उड़ा रहा है बच्चों, और पतंग बिंदु सी पर जाके सिचुएटेड हो रहा है, यहाँ पे जाके पतंग है, और जो जमीन से लंब ऊंचाई देखेंगे तो 60 मीटर पर ऊंचाई पर है। ठीक है, और उस पतंग, और ये जो धागा है, जो एक सिरा पतंग में जुड़ा हुआ रहता है और दूसरा सिरा जो है वो जमीन पर बांध दिया गया है। तो जमीन और दूसरा जो धागे का सिरा है, उन दोनों के बीच में जो कोना बन रहा है, जो कोण बन रहा है, जिसका माप 60 अंश दिया है, तो इस धागे की लंबाई हमें ज्ञात करनी है।
और करनी में 3 का मान 1.73 दिया है। ठीक है बच्चों, आपको चित्र समझ में आया? ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमें इस धागे, मतलब धागा जो है एसी के रूप में हमने दर्शाया है, तो आप यहाँ पे सब चाहे तो लिख भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु सी पतंग की स्थिति है, बिंदु सी, बिंदु सी पर पतंग की स्थिति है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, या बिंदु सी पर पतंग स्थित है। ठीक है, सीबी जो है, सीबी क्या होगा? पतंग की लंब ऊंचाई, लंब ऊंचाई है बच्चों। एसी क्या है? ये धागे की लंबाई है, ये धागे की लंबाई है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि पतंग बिंदु सी पर स्थित है और बिंदु सी से जमीन पर जो लंबवत ऊंचाई है, ओके, जिसे हमने सीबी नाम दिया, जिसका माप है 60 मीटर। ओके, और उसके बाद में जो एसी है, ये धागे की लंबाई है। अब हमें उसी एसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी देखिए एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों। तो त्रिभुज ए बी सी में हम जा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि कोण बी का माप है 90 अंश, कोण ए का माप है 60 अंश। ठीक है, और हमें बीसी की लंबाई, भुजा बीसी की लंबाई, रेख बीसी की लंबाई दी है 60 मीटर। तो हमें एसी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब यहां पे देखेंगे बच्चों, ये जो कोण ए है जिसका माप 60 अंश दिया है, तो इसके सामने की भुजा दी गई है, इसके सामने की भुजा का मान दिया गया है। और देखिए हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, क्योंकि देखिए इसके सम्मुख दिए है और कर्ण का मान हमें प्राप्त करना है। तो सम्मुख दिया है और कर्ण निकालना है, तो सम्मुख बटे कर्ण किसका फॉर्मूला है? साइन का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन थीटा का उपयोग करेंगे। ओके, साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा जिसका नाम है बीसी और कर्ण जिसका नाम है एसी, यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा के अनुसार या परिभाषा से। ठीक है बच्चों, अब हम लोग वैल्यू रखते हैं, जो वैल्यू हमें दिया है वो वैल्यू हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 60 दिया है, बीसी का वैल्यू यहाँ पे वो भी 60 है, और एसी का मान तो हमें निकालना है। ओके, तो एसी की जगह पे हमने एसी ही लिख दिया। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू आपको बताया था मैंने, सारणी में है, करनी में 3/2, करनी में 3/2, और 60 को वैसे रहने दिया बटे एसी। साइन 60 का वैल्यू रखा बच्चों, इक्वल 60 को एज इट इज, एसी को ऐसे रहने दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? तिरिया गुणा करेंगे। फिर से देखिए, तो क्या करेंगे इसको तिरिया गुणा बच्चों? देखो, करनी में 3 का गुणा एसी के साथ हो जाएगा और 2 का गुणा 60 के साथ हो जाएगा। ठीक है, करनी में ऐसे देखिए, करनी में 3 का गुणा एसी के साथ बराबर और 2 का गुणा 60 के साथ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हमें एसी का मान ज्ञात करना है, तो बच्चों ये करनी में जो 3 है, करनी में जो 3 है ये यहां गुणा है, तो वहां जाके हो जाएगा भाग। ओके, तो और 62 हो जाएगा 120, तो यहाँ पे बचेगा एसी बराबर 120 बटे करनी में 3। ओके, अब ये करनी में 3 देखिए बच्चों, यहाँ पे करनी में 3 आया है, नीचे करनी में 3 है, तो इसका हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे, परमेयीकरण, जो हमने 9th में सीखा है कि 120 बटे करनी में 3, तो ऊपर नीचे हम लोग करनी में 3 से गुणा करते हैं परमेयीकरण करने के लिए। तो देखिए बराबर 120 गुणे करनी में 3, और आप जानते हैं करनी में 3 का गुणा जब हम करनी में 3 में करते हैं तो 3 हो जाता है, या करनी में 9 हो जाता है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। आप 3 से आप 120 को काट सकते हैं, 3 चौक 12, आपको आया 40 करनी में 3 मीटर। ओके बच्चों, कितना आया आपको? 40√3 मीटर। ठीक है, अब देखिए हमें एसी की लंबाई मिल गई, करनी 40 करनी में 3 मीटर, लेकिन हमें यहाँ पे करनी में 3 का मान दिया हुआ है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे करनी में 3 का मान रखेंगे। तो एसी बराबर है 40
गुणे करनी में 3 का मान है 1.73 और करनी में 3 का मान हमेशा फिक्स होता है, इसलिए AC बराबर 40। ओके, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए लास्ट में एक 0 है, हमने एक 0 डाल दिया। कैसे गुणा करते हैं, देखिए 0 है, 0 डाल दिया। अब 4 का गुणा हम इन तीनों नंबरों में करेंगे। देखिए 4 तिहाई 12 के 2 1 हासिल, 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12 के 2 1 हासिल, 4 सत्ते 28 और 1 हासिल था तो 29 हो गया। 29 के 2 9 और 2 हासिल बच्चों, और 4 1 कम 4 2 6। देखिए 2 नंबर के बाद पॉइंट था, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो इस तरह से हमें AC का मान मिल गया 69.20 मीटर। तो AC क्या था बच्चों, यही धागे की लंबाई थी, इसलिए हमें क्या मिल गया, धागे की लंबाई बराबर 69.20 मीटर, 69.20 मीटर। ओके बच्चों, अब देखिए फिर से एक बार मैं आपको सवाल फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। ओके, क्या किया है, यहाँ पे एक बंदा बिंदु ए पर खड़ा होकर, एक बंदा है, ओके, जो कोई व्यक्ति है जो एक पतंग को उड़ा रहा है और पतंग उड़कर बिंदु सी के मतलब प्लेस पे चला जाता है, जो जमीन से 60 मीटर लंब ऊंचाई बनाता है। ठीक है, और जो धागा है, जो एक सिरा पतंग पे जुड़ा है, दूसरा सिरा उस धागे को जमीन से बांध दिया जाता है। जमीन और धागे के बीच में 60 अंश का कोण बनता है। तो हमें धागे की लंबाई ज्ञात करनी है, इसमें क्रणी का मान 1.73 दिया। यहाँ पे मैंने लिखा कि जो बिंदु सी है वो पतंग की स्थिति है। ओके, ये जो सी बी है वो पतंग की लंब ऊंचाई है जिसका मान 60 मीटर दिया हुआ है, और AC क्या है, धागे की लंबाई है। अब बच्चों हमने त्रिभुज ABC लिया और त्रिभुज ABC में मैं दर्शा रहा हूं कि बिंदु B 90 अंश है, बिंदु A और कोण B का माप 90 अंश है और कोण A का माप 60 अंश है, और भुजा BC की लंबाई दी है 60 मीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए इस कोण के सामने की भुजा हमें दी गई है और कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। ये कर्ण है, कर्ण क्यों है, क्योंकि ये 90 अंश के सामने की भुजा है, इसलिए कर्ण है। ओके, ये धागा। तो हमें सम्मुख भुजा दी गई है, कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो सम्मुख बटे कर्ण के साइन का फार्मूला है, इसलिए साइन थीटा बराबर लिख दिया हमने सम्मुख BC बटे AC कर्ण। थीटा की जगह पे थीटा का वैल्यू रख दिया बच्चों, BC की जगह पे BC का मान 60 का 60 लिख दिया, AC एज इट इज। अब साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, इक्वल टू 60/AC। फिर यह गुणा किया गया बच्चों, AC का गुणा करनी में 3 में किया गया और 2 का गुणा 60 में। अब देखिए AC बराबर, ओके, AC यहाँ पे AC बराबर 120, ओके, और ये करनी में 3 यहाँ गुणा था तो यहाँ जाके भाग हो गया। अब 120 बटे करनी में 3 आया बच्चों। जब भी कोई करनी में 2 या करनी में 3 या कोई भी नंबर नीचे हर में करनी में रहती है तो उसका हमें परमेयीकरण करना होता है। परमेयीकरण में हम क्या करते हैं, जो संख्या होती है करनी में उसी से हर और अंश में गुणा कर देना होता है। तो 120 बटे करनी में 3 में हमने करनी में 3 से गुणा किया, तो 120 गुणे करनी में 3 वैसे रह गया, नीचे करनी में 3 का गुणा करनी में 3 किया तो आंसर हो गया 3, और 3 से 120 को कट कर दिया हमने, की लंबाई आती है। ओके, करनी में 3 मीटर, लेकिन करनी में 3 का मान दिया गया है 1.73, इसलिए 40 का हमने 1.73 में मल्टीप्लाई किया, हमें प्राप्त होता है 69.20 मीटर। तो इस तरह से धागे की जो लंबाई है वो हमें प्राप्त हो गई 69.20 मीटर। पूरे सोल्यूशन को ध्यान से देख लीजिए बच्चों, और अगर किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बच्चों किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप प्रश्न पूछें और उसका उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगा आप सभी लोगों को। दिनेश सर सभी बच्चों को, हाँ दिनेश सर सभी बच्चों को अनम्यूट करें प्रश्न पूछने के लिए। ओके सर, ओके।
हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर इस परिभाषा में उसके जगह हम लोग उसके फॉर्मूला लिख सकते हैं ना? हाँ वो भी लिख सकते हो। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर स्क्रीनशॉट लेना है। दूसरे सवाल का। हाँ सर, दोनों का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, दिखाया जा रहा है ठीक से। हाँ सुषमा इसलिए पूछो। स्टार्टिंग में कह देता हूँ बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट आप साइमल्टेनियसली लेते रहिए जब कंप्लीट हो जाए, या यूट्यूब पे ये वीडियो रहेगा। दिनेश सर। हाँ हाँ बोलिए सर। हाँ सर, हेलो। पिछले लेक्चर का भी सर यूट्यूब पे आया नहीं है वीडियो, और ये भी आप लोग जरा प्लीज भेजा करें। हाँ बच्चों बोलिए, क्या प्रश्न, पहले आप बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर छठा क्वेश्चन नहीं समझा। सेकेंड सम। हाँ सर। कहाँ से नहीं समझा बेटा, आप बताइए, मैं फिर से समझाता हूँ, कहाँ से नहीं समझा। सर आप पतंग वाला बता रहे थे ना, पतंग वाला एक क्या? व्यक्ति उड़ा रहे। हेलो। सर पतंग वाला नहीं समझ में आया। त्रिकोण मिति आपको पूरा बनाया सर, था पतंग। हाँ मैं देखिए फिर से आपको समझाता हूँ, मैं फिर से आप देखिए ध्यान से। देखिए बहुत ही सिंपल है बच्चों, मैंने क्या कहा कि एक व्यक्ति है जो पतंग को उड़ाता है बच्चों, और पतंग जाके 60 मीटर, जमीन से 60 मीटर लंब ऊंचाई पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से बंदा पतंग उड़ाया जा रहा है, पतंग यहाँ ऊपर हवा में है, और वहां से जमीन तक की ऊंचाई जो भी है, जमीन से उस पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। और पतंग आप जानते हो धागे से बांध के ही उड़ाया जाता है, तो धागे का एक सिरा पतंग में जुड़ा है, दूसरा सिरा जमीन पर लाकर कहीं पे बांध दिया गया है। तो धागा और जमीन के बीच में 60 अंश का कोण बन रहा है बच्चों, तो हमें इस धागे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए ये जो कोण बन रहा है, इसके सम्मुख भुजा का मान हमें 60 दिया है, और कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। तो सम्मुख बटे कर्ण, ये साइन का फार्मूला है बच्चों। ये साइन का परिभाषा के अनुसार साइन का फार्मूला है कि साइन थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो मैंने देखिए यहाँ पे सारे मान रख दिए, थीटा की जगह पे थीटा का मान रख दिया, बीसी का मान था जो बीसी की जगह पे 60 था, 60 लिख दिया बटे एसी। ठीक है बच्चों, और साइन 60 का मान करनी में 3/2 होता है, वो लिखा, बराबर की जगह बराबर 60 बटे एसी। ये देखिए मैंने तिर्यक गुणा बच्चों किया, तिर्यक गुणा किया तो हमें आंसर प्राप्त हो गया। गुणा करने तो आप लोग को आता ही है, आप 10th में पढ़ते हो। समझ में आया बच्चों? इमदुल्ला पूछो। इमदुल्ला अपना माइक ऑन करो। हाँ हेलो सर, गुड मॉर्निंग हाँ सर। बोलो बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, बोलो। सर मैं अपने हिसाब से जो आप हिंदी में लिखे बिंदु सी या पतंग की स्थिति, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, बिंदु बी सी या पतंग की ऊंचाई है, सीधा मतलब अपने हिसाब से लिख सकते हैं ना ये हिंदी में? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आप अपने हिसाब से लिखो, लेकिन चित्र के अनुसार ही लिखना है। चित्र में अगर आपने बीसी को लंब ऊंचाई माना है तो बीसी को ही लिखना, ठीक है, एबी को मत लिखना, आप अपने अनुसार लिख सकते हो। हाँ अपने यस अनुसार आप लिख सकते हो। ओके। यस सर, थैंक यू सर। हाँ शाइस्ता पूछो। सर वो नीचे जो करनी में 3 कट की है वो कैसे करेंगे? ये देखिए, ये बच्चों बहुत ही आसान, मैंने आप देखिए 9th में ये सीखे होंगे बच्चों। मैंने क्या कहा कि ये देखिए, ये एक संख्या है 20 बटे करनी में 3। यहाँ पे करनी में 2 भी हो सकता है, करनी में कोई भी नंबर हो सकता है, कि जब भी किसी ऐसे फ्रैक्शन में जो हर करनी में आता है तो उसका परमेयीकरण करना पड़ता है, इंग्लिश में रेशनलाइजेशन बोलते हैं। परमेयीकरण करने का अर्थ होता है कि ये जो संख्या है वैसे लिखकर, ये जो करनी में 3 है वो करनी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करने का, मतलब हर में भी और अंश में भी। ओके, तो 20 का गुणा करनी में 3 में करेंगे तो 20 करनी में 3 होगा, और करनी में 3 का गुणा करनी में 3। जब कोई भी दो संख्या समान संख्या करनी में होती है, जैसे करनी में 5 का गुणा करनी में 5 में करेंगे तो 5 होगा आंसर, या करनी में 25 होगा तो 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो ऐसे यहाँ पे करनी में 3 का गुणा करनी में 3 किया तो 3 होता है, और 3 से हमने 120 को कट कर दिया। ठीक है, जब भी हर में करनी में कोई संख्या है तो उसका परमेयीकरण करने का, मतलब उसी संख्या से करनी में लेकर हर और अंश में गुणा कर देने का। ठीक है? ठीक है सर। और किसी को ओके पूछना है? और किसी बच्चों को कुछ पूछना है? गुड मॉर्निंग सर। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, बोलिए। सर 5वां क्वेश्चन में सर थोड़ा डाउट था सर, एक बार रिवाइज कर दीजिए सर। 5वां प्रश्न, यस सर।
देखिए हाँ, पांचवा प्रश्न मैं बता देता हूं बच्चों, लेकिन ये यूट्यूब पे ये वीडियो रहेगा, वहां पे भी आप जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं। मैं फिर भी आपको एक बार प्रश्न बता दे रहा हूँ। पांचवा प्रश्न से संबंधित जो भी है, देखिए पांचवा क्या है, देखिए ये एक पेड़ है जिसको मैंने ए बी माना है, ठीक है। ऐसे पेड़ ए बी है, आप जानते हैं पेड़ कैसे कभी भी जमीन पर इस तरह से लंब खड़ा होता है, और जब आंधी आई बच्चों, आंधी आई तो जो पेड़ है ए बी जैसे जमीन पर लंब 90 अंश का कोण बना के खड़ा है, बिंदु सी से टूट कर वो जमीन पर उसका कुछ हिस्सा जमीन पर आके ऐसे टिक जाता है। ऐसा आपने देखा होगा कभी कभी बच्चों की पेड़ टूट कर ऐसे जहां से टूटा रहता है वहां से आके जमीन पर वहां पे भी लगा रहता है और जमीन पर आके टिक जाता है। तो इन दोनों के बीच में देखिए 60 अंश का कोण बना हुआ है, और ये टुकड़ा जो जमीन पर टिका है वो और तना, मतलब तना मतलब जो पेड़ का निचला हिस्सा होता है उसे हम तना कहते हैं। तो ये टूटा हुआ हिस्सा और तने के बीच की जो दूरी है या जो लंबाई है वो 20 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी बच्चों। तो यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई ए बी है, और ए बी के दो हिस्से हैं, एक ए सी और एक बी सी। हमें ये दोनों का मान ज्ञात करके दोनों को जोड़ देना है। तो ए सी ही सी डी है, क्योंकि ए सी ही टूटकर इस तरह से सी डी बन गया है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे ये जो कोण है इसकी संलग्न भुजा दी है, कर्ण का मान नहीं दिया था, तो हमने संलग्न बटे कर्ण परिभाषा के अनुसार कॉस का फार्मूला होता है, तो मैंने कॉस का यूज करके हमने डीसी का मान निकाला। अब देखिए हमें इस कोण की संलग्न भुजा भी प्राप्त हो गई कैलकुलेशन में, और कर्ण भी प्राप्त हो गई बच्चों। अब हमें इस कोण की सम्मुख भुजा चाहिए थी, तो हमारे पास सम्मुख भुजा नहीं है और कर्ण का मान है, तो हमने आगे साइन का यूज किया परिभाषा के अनुसार। साइन का क्या परिभाषा कि सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो मैंने सम्मुख भुजा बटे कर्ण रखकर मैंने उसमें वैल्यूज डालकर आपके सामने अभी कैलकुलेशन करके दिखाया कि कैसे हमने सीडी को प्राप्त किया। अब देखिए हमें बच्चों सीडी भी प्राप्त हुआ, बीसी भी प्राप्त हुआ, तो सीडी और एसी दोनों बराबर है, ओके। हमें एबी की लंबाई पूरी चाहिए थी, तो हमने एसी और सीडी दोनों को जोड़ दिया। तो दोनों को जोड़ दिया, 40 + 20√3 मीटर, दोनों को जोड़ दिया, वो पेड़ की ऊंचाई मिल गई टोटल, ठीक है बच्चों। हाँ सिया पूछो। यस, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर आपने ये त्रिकोणमिति का सूत्र कैसे लगाया? कौन सा सूत्र बच्चों? त्रिकोणमिति का कौन सा सूत्र मतलब? सर आपने ये वाले 5वें क्वेश्चन पे लगाया था ना, हाँ नीचे। देखिए बेटा, मैंने अभी आपको बताया, ये जो cos थीटा बोल रही है ना कि cos थीटा आपने क्यों यूज किया, आपका कहना है ना। तो मैंने क्या बोला बेटा, देखिए पहले हमने ये जो त्रिभुज बनाया था, अभी मैंने समझाया कि देखिए ये जो कोण है इसकी संलग्न भुजा दी गई है और कर्ण का मान नहीं दिया है। तो आपको पहली बात तो साइन, कॉस, टैन इनकी परिभाषा पता होनी चाहिए। तो देखिए कॉस की परिभाषा है, ओके, क्या परिभाषा है कि कॉस का फार्मूला होता है संलग्न भुजा, इस कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण, इसलिए मैंने संलग्न भुजा बटे कर्ण कॉस का यूज किया, क्योंकि कॉस, ओके। यहाँ पे मैंने बताया कि आप टैन भी यूज कर सकते हो सिचुएशन के अनुसार। तो यहाँ पे सिचुएशन कॉस का बन रहा था अगर हमें सीडी चाहिए तो, क्योंकि कॉस का फार्मूला होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, इसलिए मैंने कॉस यूज किया। हाँ सुजीत पूछो। हाँ सर, ये 5वें सवाल का जो नीचे आप लिखे ना, नीचे वाला सम, हाँ नीचे क्या बोलिए? वो 5वें सवाल का नीचे वाला सम है ना, मुझे समझ में नहीं आया वहाँ पे, जहाँ पे 20 करड़ी में 3 मीटर है, वहां से मुझे समझ में नहीं आया। बेटा वो आप देखिए, मैंने एक्चुअली बोर्ड पे मैंने मिटा दिया है वो, ओके, मैंने मिटा दिया है। आप YouTube में देखिए बच्चों, YouTube में आपको समझ में आएगा। मिटा दिया है तो मुझे ये पूरा सवाल फिर से करके आपको दिखाना पड़ेगा, तो शायद उतना समय है या नहीं पता नहीं, ठीक है। आप YouTube पे वो वीडियो भेजा जाएगा, तो आप YouTube पे देखिए उस वीडियो को, ठीक है। हेलो, हाँ हेलो सर। हाँ सर बोलिए। एक मिनट सर। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? नहीं सर, ओके। ओके, थैंक यू सर।